हेलो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आईवी थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी। इंट्रावेनस थेरेपी पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर है ना अपने पीछे वाली जो क्लास थी एसिड बेस बैलेंस वाली, इसमें से मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसके अंदर आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो देखो, सबसे पहले अपनी बात करने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एसिड बेस बैलेंस से। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, द पेशेंट इन द गैस्ट्रोएंटेरोस्कोपी वार्ड। पेशेंट किसमें है, गैस्ट्रोएंटेरोस्कोपी वार्ड के अंदर है और इज एन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है विद कंटिन्यूअस लो प्रेशर सक्शन चल रहा है। पेशेंट को क्या है, इसके अंदर है गैस्ट्रोएंटेरोस्कोपी वार्ड के अंदर है और पेशेंट में क्या चल रहा है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कंटिन्यूअस लो प्रेशर सक्शन चल रहा है। तो एसिड बेस डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट पर्सन है या फिर आप है, क्यों आप क्या क्या एंटिसिपेट करोगे इसके अंदर कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। तो मैंने आपको क्लास बताई थी जिसके अंदर क्या है, आपको पता है कि क्या है, लो प्रेशर सक्शन चल रहा है पेशेंट को और क्या लगा रखा है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा रखी है। तो देखो, पेशेंट को स्टमक के अंदर क्या चल रहा है, स्टमक से क्या निकाल रहे हैं, एसिड निकाल रहे हैं, क्योंकि HCl क्या कहाँ पे है, HCl कहाँ पे होता है, स्टमक में, और HCl के अंदर क्या है, एसिडिटी है। तो एसिडिटी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, मतलब एग्जिट हो गई एसिडिटी, और एसिडिटी एग्जिट हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाएगा पेशेंट को, एक तो बात ये एल्केलोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिटी बाहर निकल रही है तो पेशेंट को बॉडी में एल्केलोसिस हो जाता है। होगा कौन सा कि इसके अंदर क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है मेटाबॉलिक, एक तो लिखा हुआ है एल्केलोसिस के अंदर, एक तो लिखा हुआ है, देखो एल्केलोसिस होगा, एसिडोसिस नहीं होगा। तो एसिडोसिस के अंदर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं होगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में एल्केलोसिस के साथ में क्या है, अपने पास में दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन की बात करें तो पहला मेटाबॉलिक, एक रेस्पिरेटरी है। तो यहाँ पे गैस की कोई बात नहीं हुई, देख लो क्वेश्चन के अंदर गैसेज की या फिर O2 की या CO2 की जहां पे बात ना हो वहां पे आपको क्या कट कर देना है, रेस्पिरेटरी को कट कर देना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक इसका आंसर चला जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। आगे बात समझ। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवीजी वैल्यू, पेशेंट की क्या की गई है, एवीजी वैल्यू की गई है, आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यू निकाली गई है जिसमें कंसिस्टेंट विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है। अब याद रखना, जिस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है तो ऐसी कंडीशन जहां पे गैस की बात होगी, वहां पे कोई भी ऑप्शन बात नहीं करने वाले हैं। देख लो इसके अंदर गैस कौन से है, जैसे CO2 और O2 गैस है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आगे बात समझ में, यहाँ पे मेटाबॉलिक की बात कर रहे हैं और इसके अंदर एसिडोसिस की बात कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर पीएच क्या है, पीएच पहला ऑप्शन देखो, पीएच क्या दी हुई है, नॉर्मल दी हुई है। पीएच कितनी होती है नॉर्मल, 7.35 टू 7.45। तो पीएच नॉर्मल है तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपने पास में एक ही ऑप्शन बचा है, बाइकार्बोनेट 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और मैंने बताया था आपको कि जहां पे बाइकार्बोनेट कम हो जाए ना, मतलब नॉर्मल वैल्यू कितनी बताई थी, 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बताई थी बाइकार्बोनेट। तो इसीलिए इसमें क्या है, 16 है, 16 का मीनिंग हो गया कम है, तो कम है बाइकार्बोनेट, तो इस पेशेंट को क्या होने के चांस रहते हैं, एसिडोसिस होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शो क्या कर रही है, पीएच क्या रही है, 7.20, मतलब 7.20 है। तो इसका मीनिंग क्या है, इस पेशेंट को क्या है, एसिडोसिस है। एक तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि अगर पीएच कम हो, ये नॉर्मल से क्या है, कम है, तो एसिडोसिस है। PaCO2 क्या है, 35 mm ऑफ Hg। PaCO2 क्या है, 35 mm ऑफ Hg है, ये क्या है, नॉर्मल है।
PaCO2 क्या है, नॉर्मल है। क्यों है? 35 to 45 mm ऑफ Hg क्या है, PaCO2 रहती है। बाइकार्बोनेट कितने हैं? 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 20 है तो 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो नॉर्मल रहते हैं। तो क्या कम है, और कम है तो इसमें क्या होने के चांस रहते हैं, इस पेशेंट को एसिडोसिस। तो एसिडोसिस है, और यहाँ पे गैस की कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि क्या है, CO2 तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे गैस की कोई बात नहीं हो रही, तो मेटाबॉलिज्म की होगी। और कौन से मेटाबॉलिज्म की? एसिडोसिस। तो इस पेशेंट को क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, वो ए आ जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आ गई बात समझ में? तो रेस्पिरेटरी तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो CO2 है वो नॉर्मल वैल्यू में है, तो रेस्पिरेटरी तो वैसे ही कट गया। के साथ साथ में इस पेशेंट को एसिडोसिस है, क्योंकि पीएच कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है। तो बाइकार्बोनेट कम है तो एल्केलोसिस की तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे एल्केलोसिस नहीं होगा, क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, अगर घुमा के अगर क्वेश्चन दे दे तो आपको शायद आप कर लोगे। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, आईवी थेरेपी। ठीक है, आईवी थेरेपी की बात करें तो इसके अंदर अपने क्या देते हैं, इंट्रावेनस कोई भी पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है, या फिर कोई भी जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, कोई मेडिसिन दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आईवी थेरेपी बोला जाता है। तो इसके अंदर अपने बात करने वाले हैं आईवी थेरेपी कितने टाइप की होती है, मोस्टली 2 टाइप की रहती है। इसके अंदर आईवी थेरेपी की बात करें तो इसमें फ्लूइड रहते हैं, कितना फ्लूइड रहता है। तो ये जो फ्लूइड होता है ये 2 टाइप का रहता है। 2 टाइप के कौन से? एक तो होता है क्रिस्टलोइड फ्लूइड। कौन सा? क्रिस्टलोइड फ्लूइड रहता है। एक होता है कोलोइडल फ्लूइड, कोलोइडल फ्लूइड रहता है। आगे बात समझ में? क्रिस्टलोइड के अंदर इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये क्या है, क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, क्रॉस कर जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, टू नोट क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के वो क्या नहीं है, क्रॉस नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक बार आप सुनते जाओ। इसके बाद में इसमें क्या है, प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन द साल्ट। इसके अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है साल्ट के अंदर, क्या नहीं रहेगा, अब्सेंट ऑफ साल्ट, अब्सेंट ऑफ साल्ट। साल्ट इसके अंदर क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ में एग्जाम्पल की इसकी बात करते हैं, जिसके अंदर क्या आएगा, NS आएगा, RL आएगा, TNS आएगा, मैनिनटोल आएगा। ये जो है सारे ये किस में आते हैं, क्रिस्टलोइड फ्लूइड के अंदर आते हैं। कौन से? क्रिस्टलोइड फ्लूइड के अंदर आते हैं। इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो आते हैं कोलोइडल फ्लूइड के अंदर। इसके साथ साथ में बात करें तो और क्या एग्जाम्पल रहेगा, जैसे डेक्स्ट्रॉन, 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 ये जो होते हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं इसके अंदर कोलोइडल फ्लूइड के अंदर। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं क्रिस्टलोइड जो फ्लूइड रहते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, टाइप ऑफ क्रिस्टलोइड फ्लूइड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलोइड फ्लूइड। तो क्रिस्टलोइड फ्लूइड है वो 3 टाइप का रहता है। सबसे पहले आइसोटोनिक, आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक वो फ्लूइड होता है इक्वल अमाउंट ऑफ ओस्मोलरिटी टू द बॉडी एंड फ्लूइड। जो आइसोटोनिक फ्लूइड होगा और बॉडी की ओस्मोलरिटी क्या रहेगी, इक्वल रहती है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड बोला जाता है। इसके अंदर एग्जांपल कौन कौन से आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं। आइसोटोनिक की बात करें तो NS 0.9%,
0.9% जो NS रहेगा वो किसके अंदर आता है, वो आएगा आपका आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर 0.9%। इसके साथ साथ में आरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, रिंगर लैक्टेट। इसके साथ साथ में D5W का मीनिंग होता है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर के अंदर 5% डेक्सट्रोज। अगर इसकी बात करें D5W की, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन होता है। और आरएल की बात करें तो ये क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, ये रहता है आरएल। और 0.9 NS की बात करें तो इसमें क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड होता है। आ गई बात समझ में। ये मोस्टली NS सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आगे बात समझ, ये क्या कौन सा है, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। इसके बाद में दूसरा हाइपोटोनिक फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो आइसोटोनिक से कम हो, मतलब डिक्रीज ओस्मोलरिटी क्या हो, कम हो, टू कंपेयर द बॉडी। अगर बॉडी फ्लूइड की कंपेयर करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी क्या हो, ओस्मोलरिटी कम हो, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड बोला जाता है। तो इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो 0.33% NS, 0.225% NS, 0.45% NS। ये जो सॉल्यूशन आते हैं ये किसके अंदर आते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर आता है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में और बात करने वाले हैं अपने हाइपरटोनिक फ्लूइड। तो इसके अंदर क्या रहेगा, इंक्रीज ओस्मोलरिटी कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड की कंपेयर करें तो इसके अंदर क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में क्या रहता है, के अंदर ओस्मोलरिटी रहती है। तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आएगा NS 3%, कौन सा 3%, NS 5%। NS जो 5% होगा वो भी किसके अंदर आएगा, हाइपरटोनिक के अंदर आएगा। TNS 5%, 10%, 25%। ये जो आते हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ में और बात करें तो मैनिनटोल ये भी किसके अंदर आता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आता है। इसके साथ साथ में और एग्जांपल की बात करें तो कॉम्बिनेशन विद हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक फ्लूइड को एक साथ में मिला दिया जाए तो कॉम्बिनेट कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। इसके साथ में कॉम्बिनेशन विद हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक फ्लूइड को मिला दिया जाए तो ऐसा जो फ्लूइड होगा वो कौन सा रहेगा, वो हाइपरटोनिक फ्लूइड रहता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या होते हैं, फ्लूइड IV फ्लूइड होते हैं जिसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि क्या क्या इनकी बातों के बारे में आपको ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपने बात करते हैं तो इसके अंदर मोस्टली जब भी IV थेरेपी देते हैं तो क्या रहेगा, स्मॉल रेंज ऑफ कैनुला small range of cannula given the
हाई अमाउंट ऑफ, अब हाई अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल नंबर में, अगर क्या है स्मॉल रेंज में कैनुला है तो आपको पर्सन पेशेंट को क्या देगा, हाई अमाउंट में क्या देगा, फ्लूइड देता है। लाइक जैसे 14 गोज का कोई भी कैनुला है तो वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में फ्लूइड देगा, है ना। और जैसे अगर बात करें तो 22 गोज का अगर कैनुला है कोई 22 गोज का, तो वो क्या रहेगा, स्मॉल अमाउंट में देगा ना, ठीक है। जैसे जैसे 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये क्या है कैनुला होते हैं, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, मतलब गोज बढ़ते जाएंगे, गोज होते हैं, वैसे वैसे अमाउंट है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें तो बीटी के लिए कौन से नंबर का होता है, बीटी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 गोज का क्या होता है, कैनुला होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब बीटी करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो 18 गोज का निडल या फिर कैनुला होता है जो ग्रीन कलर का रहता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अपने बात करने वाले हैं माइक्रोड्रॉप की। माइक्रोड्रॉप जो होता है वो 1 ml के अंदर कितने रहेंगे, 60 ड्रॉप पर ml। माइक्रोड्रॉप चैम्बर वगैरह देखा होगा, पीडीए सेट देखा होगा, जिसके अंदर आप 1 ml के अंदर कितने करते हैं ड्रॉप, 60 ड्रॉप पर मिनट करते हैं। इसके साथ साथ में मैक्रोड्रॉप और माइक्रोड्रॉप सबसे ज्यादा किस में यूज की जाती है, अडल्ट के अंदर। तो अडल्ट के अंदर करते हैं 15 ड्रॉप पर ml। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ये ड्रॉप फैक्टर की बात करें या ड्रॉप की, ये ड्रग कैलकुलेशन वाला आता है, थोड़ा सा देख लो। ड्रग कैलकुलेशन के अंदर क्या क्या करते हैं, कैलकुलेशन अपने पास में क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को आपको 3000 ml क्या देना है, फ्लूइड देना है, ठीक है। कितना देना है, 3000 ml फ्लूइड देना है। एक एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या देना है, टाइम है आपके पास में 8 आवर, क्या है टाइम 8 आवर है। और ड्रॉप फैक्टर की बात करें तो ड्रॉप फैक्टर या तो दिया होता है, अगर ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो अडल्ट का मानते हैं, और अडल्ट का आपको पता है ड्रॉप फैक्टर कितना होता है, 15 ड्रॉप पर मिनट। ड्रॉप फैक्टर कितना मानते हैं, 15 ड्रॉप पर मिनट मानते हैं। आगे बात, बाई चांस क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, अगर नहीं दिया है ना तो उसके अंदर स्पेशली लिखा होगा या तो बच्चे के बारे में या अडल्ट के बारे में, ठीक है, या फिर एज दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पता कर लेना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लूइड अमाउंट ड्रॉप बटे टाइम इन मिनट, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, ड्रॉप फैक्टर से। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका। तो अपने पास में फ्लूइड कितना दिया हुआ है, 3000 ml। आगे बात समझ में। और टाइम को क्या करना है, आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन में याद रखना कैसे देता है, हावर के अंदर। तो आपको क्या करना है, हावर के अंदर दिया हुआ है तो 60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या निकल गया है, ये निकल गया है मिनट के अंदर टाइम। और ड्रॉप फैक्टर कितना था, 15, तो इससे गुणा कर दो 15 से। तो इसको कट कर लो, कट करने से क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका मतलब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 0 से 0 कट कर दी, और यहाँ पे 62 अगर बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 को अगर बात करें तो 6 5 30, 6 5 30 और 50 आ गया ऊपर। और 50 से अगर बात करें तो इसका 50 को 15 से क्या करना है, गुणा कर लो। ये आ गया 50, 15 और नीचे आ गया 8। तो 15 को 50 से गुणा करेंगे तो 750 आ गए, और 8 से इसको गुणा करेंगे तो इससे कट करेगा
अगर कट करके देखोगे तो इसके अंदर क्या आएगा, 8 निम में 72, क्या आएगा 8 निम 72 आगे, और 72 आने से क्या कितने बच गए, यहाँ पे 3 बच गए, 30 हो गए, 8 5 40 और 8 2 16, 8 3 24 और 8 3 24, 8 निम 72, 8 3 24 और 24 से फिर कितने बच गए, 6 बच गए, और 6 बच गए तो 60, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 2 7 56 डॉट 7, मतलब आपका जो ड्रॉप फैक्टर आया है वो 93.7 आया है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये रहता है ड्रॉप फैक्टर निकालने का, मतलब फ्लूइड निकालने का क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। आगे बात समझे, इसको एक बार और कैलकुलेट करके देखना। जैसे अगर एक बार और करें तो 3000 गुणा 15 बटे 8 गुणा 60, अगर इसको अगर और कट करें तो ये 4 से कट रहा है, 15 चौक 60, और 4 से 15 को अगर करें तो ये वही बात है, 750 आ गया, और 750 को 8 से करेंगे तो ये आएगा। आगे बात समझ में, कैसे ही कट कर लो। तो ये क्या रहता है, ये ड्रग कैलकुलेशन करने का एक क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। आगे बात समझ में, इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि इसके अंदर और क्या क्या मतलब रहता है। तो इसके अंदर रिस्क फॉर फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड, ऐसे पेशेंट जिसको क्या रहे, रिस्क रहे, किसमें, कि ऐसे पेशेंट क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसके अंदर रिस्क रहता है। जैसे लाइक बात करें तो रेस्पिरेटरी डिजीज का पेशेंट, रेस्पिरेटरी डिजीज का पेशेंट, इसके साथ साथ में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का पेशेंट, कार्डियक डिजीज, रीनल डिजीज, रीनल डिजीज, और क्या हो सकता है, वेरी यंग पर्सन, वेरी यंग पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा यंग पर्सन है तो वो क्या है, फ्लूइड को टॉलरेट नहीं कर पाता है। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में अगर बात करें किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज है, मतलब इफ द पेशेंट सफर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, अवॉइड द डेक्सट्रोज फ्लूइड, इस पेशेंट को आपको अवॉइड कौन सा करना है, डेक्सट्रोज फ्लूइड क्या करना है, अवॉइड करना है। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, पोटासियम विद फ्लूइड गिवन द केयरफुली, आपको क्या करना है, फ्लूइड के साथ में अगर आप पोटासियम दे रहे हो तो क्या देना है, केयरफुली देना है, क्योंकि पेशेंट को क्या होने के चांस रहते हैं, पेशेंट को चांस रहते हैं ये सबसे ज्यादा होने के कि पेशेंट को क्या ना हो जाए, कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए। ये बातें हैं आपको स्पेशली मोस्टली ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या होने के चांस रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। तो इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो इन्फेक्शन के साइन क्या क्या आएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, पेशेंट को फीवर हो जाता है, चिल हो जाएगा, और क्या रहेगा, पेशेंट को साइड पे क्या होगा, पेन होगा। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या स्टॉप द आईवी थेरेपी, और आईवी थेरेपी स्टॉप करते ही नोटिफाई द फिजिशियन को क्या कर दो, नोटिफाई कर दो। दूसरा, फ्लेबाइटिस होने के चांस रहते हैं। फ्लेबाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन
इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, वेन के अंदर इन्फ्लामेशन होना उसको क्या बोलेंगे, फ्लेबाइटिस बोला जाता है। तो फ्लेबाइटिस के साइन की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेन, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी, एरिया पे क्या रहेगी, वार्मनेस आ जाएगी, इसके साथ साथ में वहां पे क्या आ जाती है, रेडनेस। ठीक है, इसी कंडीशन में क्या करना है आपको, क्या करना है, स्टॉप द आईवी थेरेपी, स्टॉप द आईवी थेरेपी, थेरेपी को क्या कर दो, स्टॉप कर दो, और नोटिफाई फिजिशियन, नोटिफाई द फिजिशियन, फिजिशियन को क्या कर दो, नोटिफाई कर दो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे इनफिल्ट्रेशन होने के चांस रहते हैं। थर्ड कॉम्प्लिकेशन इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, इनफिल्ट्रेशन को एक बार थोड़ा सा समझो। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये अपने मान लेते हैं एक्सट्रीमिटी, क्या मान ले, एक्सट्रीमिटी, और इसके अंदर क्या है, ये पेन है, और अगर आपने कोई भी इसके अंदर क्या लगाया, कैनुला, जैसे ये है वो आपने क्या लगा दिया है, पेशेंट को कैनुला लगा दिया है, और ये क्या है, आगे कैथेटर लगा हुआ है। तो कैथेटर की बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाता है, अगर आपने अच्छी तरह से कैथेटर नहीं लगाया है, या फिर इसके अंदर जब कैनुला लगा रहे थे तो ज्यादा इंसर्ट कर दिया, और ये क्या कर गया, इसको क्रॉस कर गया। आई बात समझ में, क्रॉस कर गया, तो इसकी वजह से जो भी आपने थेरेपी दे रहे हो, जो भी थेरेपी दे रहे हो उससे क्या है, फ्लूइड आएगा, और फ्लूइड आएगा तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाता है। इस एरिया में क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाता है, मतलब एक्सटर्नली जहां पे आपने वेन में लगाया है वहां पे क्या है, फ्लूइड भर जाता है। आगे बात समझ में। इस कंडीशन में क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, अगर साइन सिम्टम की बात करें, साइन सिम्टम की बात करें तो क्या क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे क्या आ जाएगी, क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, पेशेंट को पेन होगा, और क्या आएगा, कूलनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलनेस हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, स्टॉप द आईवी थेरेपी, आईवी थेरेपी को क्या कर दो, स्टॉप कर दो, और रिमूव द कैनुला, कैनुला को क्या कर दो, रिमूव कर दो, और यहां पे नोटिफाई करने की क्या है, कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज में क्या कर दो, स्टार्ट द आईवी थेरेपी। दूसरे एक्सट्रीमिटी में, दूसरी अदर एक्सट्रीमिटी में आपने क्या करना है, वहां पे कैनुला लगाना है, और वहां पे क्या कर दो, आईवी थेरेपी स्टार्ट कर दो। आ गई बात समझ में। इसके बाद में और क्या होने के चांस रहते हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के भी चांस रहते हैं। अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए तो क्या क्या साइन आएंगे, जैसे कैसे हो सकता है सर्कुलेटरी ओवरलोड, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको ये जो आईवी थेरेपी है, या जितना अमाउंट आपको दिया है, जैसे लाइक 1000 ml, अगर आपको कोई फ्लूइड दिया है और डॉक्टर ने बोला है कि लगभग ये 4 आवर के अंदर मतलब क्या इन्फ्यूज कर देना है, और आपने क्या किया, उसको है ना 4 आवर की जगह क्या कर दिया, 2 आवर के अंदर या 3 आवर के अंदर इन्फ्यूज कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांस रहते हैं। तो साइन की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, हाइपर टेंशन में चला जाएगा पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपर टेंशन में, डिजनिया होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा होने के चांस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पल्मोनरी एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा होता है तो पेशेंट को क्या आता है, ड्राई कफ आता है, क्या आएगा, ड्राई कफ, और साथ साथ में और क्या होता है, क्रैकल साउंड आएगी, क्रैकल्स साउंड, जैसे ही साउंड चेक करोगे उसको क्या आएंगे, क्रैकल साउंड आते हैं, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा पेशेंट को, और क्या होने चांस हो जाते हैं, जुगुलर वेन डिस्टेंडेंट,
क्या हो जाएगा, जुगुलर वेन भी क्या हो जाएगी, डिस्टेंडेड। जुगुलर वेन होती है नेक के अंदर, वो क्या है, फूल के बाहर आ जाएगी, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी उसके अंदर, उसको बोलते हैं जुगुलर वेन डिस्टेंडेड भी हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, इस कंडीशन में आपका क्या काम है, नर्स का जो काम रहेगा उसमें क्या करना है, स्लो द आईवी थेरेपी। अगर आईवी थेरेपी चल रही है तो क्या कर दो, स्लो कर दो, और स्लो करने के बाद में आपको क्या करना है, असेस द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक कंडीशन या रेस्पिरेटरी कंडीशन को क्या कर लो, आपको क्या करना है, असेस करना है। आगे बात समझ में। इसके बाद में और क्या हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म होने के चांस रहते हैं। एयर एम्बोलिज्म की बात करें तो इसके अंदर पेशेंट को अगर आपने अब नोट रिमूव द एयर इनटू द आईवी सेट के अंदर आपने क्या नहीं की है, एयर को रिमूव नहीं की है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या कर दी, आपने इन्फ्यूज कर दी है, इन्फ्यूज द एयर, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। एयर एम्बोलिज्म की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, तो क्या रहेगा, पेशेंट को टेकिकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, और क्या रहेगा, सडन चेस्ट पेन, पेशेंट को क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सडन चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ में पेशेंट साइनोसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेशेंट को साइनोसिस हो जाता है। आगे बात समझ में। तो ये रहते हैं कॉम्प्लिकेशन इसके बारे में। तो ये आईवी थेरेपी है, कॉम्प्लिकेशन वगैरह है, इसके साथ साथ में इसके आईवी थेरेपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह है, किसके बारे में ध्यान में रखना है, और आईवी थेरेपी के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन रहते हैं, इसको आपको क्या कर लेना है, पढ़ ले। आगे बात समझ में। तो थैंक यू।